प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 28 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका एलपी का, उसका थर्ड शिफ्ट करेंगे। और आपको पता है कि 25 से एग्ज़ाम हुआ था, 25 से लेकर 29 तक हुआ था। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और टोटल मिला के 15 शिफ्ट हुआ। तो लगभग हमने करा दिया है। 28 का बचा थर्ड शिफ्ट और 29 का बचा है तीनों शिफ्ट। तो और जो भी बचा खुचा है, यानी बचा तो कुछ नहीं है, यानी कि जो मैंने करा दिया है उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताता हूँ, उससे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके लिए फ़ायदा। बाकी आंसर तो आप भी खुद देख लोगे। मैं क्या करता हूँ, उसको अच्छे से एनालिसिस आपके लिए कर देता हूँ, ताकि आपको कॉपी में बैठ के लिखिएगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा आगामी जो एग्ज़ाम है। समझ गए ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हमारा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ के लिए इसका पूरा पीडीएफ हमने जो है आपको डाल दिया है टेलीग्राम पर, और बाकी जो है हर एक चीज़ का मैं डाल दिया है। टेलीग्राम का नाम है साइंस बाय राजकुमार, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आपको, उसके लिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आपको उन सब की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही मिलती है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? तो कर चलिए, बहुत बातें कर लिए, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। सिंपल कह रहा है कि एक कोशिका जीव, एक कोश के जो जीव होते हैं उसको बताइए कि निम्न में कौन एक कोश के जीव है। तो सिंपल सी बात है, अमीबा साथियों आपका क्या होता है, एक कोश के जीव होता है। क्या होता है? एक कोश के जीव होता है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ था नहीं। बाकी अमीबा के बारे में और अगर हम बताएं तो अमीबा क्या होता है साथियों, अमीबा की आकृति आपकी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे मन तैसे आप अमीबा को बना सकते हैं। और ये जो निकला होता है अमीबा का, इसको कहते हैं कूटपाद। इसी की सहायता से ये क्या करता है, गति करता है और भोजन को प्राप्त करता है। बाहरी जैसे मान चलिए यहाँ पर भोजन है, तो ये क्या करेगा, अपने कूटपाद को बढ़ाता है और इसको अंदर ले लेता है खाद्य रिक्तका में। समझ गए ना? तो अमीबा जब खाना खाता है तो इसका आकार अनिश्चित हो जाता है। कई बार पूछा भी था ये कि किसका आकार, कौन सा जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है, तो वो अमीबा है। और एक कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कोशिका, इसकी भी क्या होती है आपकी, कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं, इसकी भी आकृति फिक्स नहीं होती है, अनिश्चित होती है। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या कर रहा है, सही विधान का चयन कीजिए। यानी कि कथन दिया गया उसको आपको सही करना है। इस एरेबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखिए, जो एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक का साथियों मतलब होता है आपका वायवीय शोषण। क्या होता है? वायवीय शोषण होता है। और हम बात करें एनारोबिक का मतलब होता है अवायवीय शोषण। तो यहाँ कह रहा है कि वायवीय प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन का मतलब ऊर्जा मिलना, ऊर्जा का विमोचन का मतलब ऊर्जा मिलना। तो जो एरोबिक प्रक्रिया होती है, इसको हिंदी में ऑक्सी शोषण भी कहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और वायवीय शोषण भी कहते हैं। तो कह रहे हैं एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा जो है ना, अवायव से ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल बात सही है साथियों। जो एरोबिक होता है उसमें हमको नेट ऊर्जा मिलता है 36 ATP। वही अगर साथियों हम बात करें एनोरोबिक का, इसमें हमको नेट 2 ATP मिलता है। तो बात सही है, एरोबिक में हमको 36 ATP मिलता है जब ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो समझ गए ना? अब नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका है, ATP खंडित हो जाता है जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाले उष्माशोषी अभिक्रियाओं का संचालित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। ATP क्या होता है साथियों, खंडित होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। ATP का मतलब बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ पर हमें ये मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ATP को ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। समझ गए ना? तो दूसरा पॉइंट भी साथियों क्या हमारा सही है। तीसरा देखिए, पायरुवेट और लैक्टिक अम्ल में, पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो एक 3 कार्बन वाला अणु भी है। सही बात है साथियों। होता क्या है, जो ग्लूकोज आपका होता है, ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, C6H12O6 यही होता है। जब इसमें ऑक्सीजन को दिया जाता है तो ये डायरेक्ट इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलता। ये सबसे पहले पायरुविक अम्ल में टूटता है। किस में टूटता है? पायरुविक अम्ल में टूटता है। और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। तो पायरुविक अम्ल मतलब पायरुवेट, यानी कि इसका फॉर्मूला साथियों होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है C3H3 और O3। तो ये बोल क्या रहा है कि 3 कार्बन वाला अणु भी है। तो बिल्कुल सही है, 3 कार्बन वाला अणु है। तो ये भी पॉइंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो A, B और C तीनों साथियों हमारा क्या है, सही है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को देखिए, यदि गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन +0.7 पहुँचा तो प्रतिबिंब कैसा होगा।
मैंने आपको आवर्धन से रिलेटेड, दर्पण से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है थ्योरी में, तो आपको वो देख लेना, इसीलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है। ये साथियों जो हम कराए हैं कोई यूट्यूब पर नहीं कराया है, जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस कराया है ना, जो हमसे एनालिसिस देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से पता होगा कि मेरे जैसा एनालिसिस कोई भी यूट्यूब पर नहीं कराया है एलपी का, ठीक है ना। और आगे भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे बेसिक से। यहाँ देखिए साथियों, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। हमने आपको बताया था अगर एम का मान 1 है तो क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु का क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अगर एम का मान साथियों 1 से छोटा है, एम का मान क्या साथियों 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगर एम का मान साथियों 1 से बड़ा है, एम का मान क्या है 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर 0.75 क्या है, 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा होने का मतलब क्या है, 1 से छोटा होने का मतलब साथियों ये है कि आपका जो है प्रतिबिंब जो साथियों है वो कैसा बनेगा वस्तु से छोटा। तो देख लीजिए, तो वस्तु से छोटा कौन सा है, बड़ा वाला तो पहले काट दीजिए, बड़ा वाला पहले काट दीजिए, और दो बराबर कट गया, अब बचा छोटा वाला, प्लस बता रहे हैं। तो अगर m का मान प्लस आए तो मैंने क्या बोला था, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अगर m का मान प्लस है तो आभासी, और m का मान अगर माइनस है तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। आभासी के साथ क्या आता है, सीधा आएगा हमेशा, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। तो देख लीजिए क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। समझ गए ना बात को, उम्मीद है ये भी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पढ़ते हैं, जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से अधिक हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। जब साथियों वर्षा जल का pH मान 5.6 से अधिक नहीं, जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तब उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। लेकिन ये क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, सही है। अब देखते हैं और भी ऑप्शन देख लेते हैं। खैर क्वेश्चन के अनुसार तो आंसर हमारा एक ही हो जाएगा, जीवित प्राणी pH परिवर्तन केवल एक संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जीवित प्राणी, जैसे कि अमावस्या का देखिए, अमावस्या का क्या होता है आपका, पूरा हमारे शरीर का जो pH मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच का परास के बीच कार्य करता है, यानी कि 7 से 7.8 के बीच का रेंज अगर है pH का वैल्यू हमारे पूरे शरीर को मिलाकर, तो हमारा शरीर क्या है, सही से काम करेगा। मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, ना ही क्षारीयता का प्रॉब्लम, कुछ भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम लोग अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ये सही कह रहा है। नेक्स्ट है, जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा है। फिर देखते हैं, जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता हो तो दांतों में सड़न शुरू होती है। बिल्कुल भाई सही बात है साथियों, जब आपके मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा तो आपके दांतों का क्षय होने लगेगा। कह सकते हैं मसूड़ा वगैरह में प्रॉब्लम होने लगेगा, मसूड़ा से खून आने लगेगा। हम कह सकते हैं कि दांत में आपका, क्योंकि देखिए pH का वैल्यू जितना कम होगा, अब ये pH वगैरह क्या होता है सब हमने पढ़ाया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट में थ्योरी से पूरा। एक बार आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात क्या साथियों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 ओनली गलत है। अच्छा, एसिड रेन साथियों होता है, एसिड रेन होता है, एसिड रेन क्या होता है, इसमें आपका सल्फर के ऑक्साइड और साथियों नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, इसके कारक होते हैं एसिड रेन के। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, कार्बन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कार्बन चतुस्संयोजी है, बिल्कुल सही बात है। चतुस्संयोजी का मतलब साथियों क्या होगा, कार्बन साथियों क्या होता है, 4 बंध बनाता है। कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। क्यों 4 बंध बनाता है, क्योंकि साथियों इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, इसलिए ये क्या करता है, 4 बंध बनाता है। बस सिंपल सी बात है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं, आपका समय बचेगा। मैं आपको ये राय देता हूँ, अगर आपको लगे कि नहीं ऐसे ही ठीक है तो अच्छी बात है, अगर आपको लगे नहीं स्पीड करके देख ले तो स्पीड करके देख सकते हैं। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए साथियों, कार्य क्या होता है तो बोलिएगा बल गुना विस्थापन, यानी कि बल होता है F और विस्थापन होता है S। यानी हम इसको भी अगर कार्य को भी अगर हम हटा दें तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
कार्य को क्या बोलते हैं इसमें, इसको बोलते हैं W। तो हम लिख सकते हैं इसको W। तो हम साथियों लिख सकते हैं W, यानी कि W बराबर F गुना S, ये एक फॉर्मूला होता है। तो साथियों मान के चलिए कि ये हमारा एक पत्थर है, ये हमारा क्या है, पत्थर है, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है और ये हाथ लगा रहा है इसको पत्थर को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर देखिए हम बल किधर लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं इस दिशा में। बल साथियों हम किधर लगा रहे हैं, तो बोलिएगा कि बल हमारा इस दिशा में लग गया, ठीक है ना। तो अगर ये पत्थर अभी यहाँ है पत्थर, अगर ये पत्थर यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ध्यान दीजिएगा, अभी ये पत्थर यहाँ है, हम बल लगा रहे हैं इस तरफ। तो अगर ये पत्थर उठ के हंसक के यहाँ पर आ गया पत्थर, यहाँ पर आ गया पत्थर आपका, तो हम कह सकते हैं कि हम जो बल लगाए हैं उससे क्या हुआ, किसी वस्तु में साथियों विस्थापन देखने को मिला है। तो हम बल किधर लगाएं, बल भी इधर लगाएं और पत्थर भी इधर ही खसका, तो जिधर बल लगाएंगे उधर ही विस्थापन हुआ। विस्थापन का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि स्थान परिवर्तन होना। हालांकि विस्थापन का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, लेकिन यहाँ पर विस्थापन का मतलब आप समझिए कि पत्थर यहाँ होता है, इसको विस्थापित कर दिया यहाँ पर, कैसे, बल लगाकर। तो इधर बल लगाएं और विस्थापन भी इधर ही हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कार्य हुआ है साथियों, कार्य तो हुआ। कैसा कार्य हुआ, धनात्मक कार्य हुआ। कैसा कार्य हुआ, धनात्मक कार्य। अच्छा, हम कब नहीं बोलेंगे कार्य नहीं हुआ, जैसे साथियों मान के चलिए आप कि ये यहाँ पर कोई है एक बड़ा सा पत्थर, ये साथियों क्या बड़ा सा पत्थर है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, इस पत्थर को आप क्या कर रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं, एकदम बहुत प्रयास कर रहे हैं इसको खसकाने का, लेकिन ये खसक ही नहीं रहा है, विस्थापित हो ही नहीं रहा है। तो आप तो बल बहुत ज़्यादा लगा दिए, मतलब 50 न्यूटन का बल लगा दिए, फिर भी जो पत्थर आपका ये नहीं विस्थापित हुआ। तो हम बोलेंगे कार्य आपका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि विस्थापन ही कुछ नहीं हुआ तो कार्य कैसे होगा। समझ गए ना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्य आपका 0 हो गया। ऋणात्मक कार्य कब होगा, मान चलिए बल आप इस दिशा में लगा रहे हैं और पत्थर आपके विपरीत दिशा में गति कर रहा है, यानी कि विस्थापित हो रहा है। तो उल्टा दिशा में जब हो, जिस दिशा में बल लगाएं लेकिन विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो, तो वो आपका ऋणात्मक कार्य होगा। समझ गए ना, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम खोजते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन कंपाउंड जो होता है, यानी कार्बन का यौगिक जो होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण कौन दर्शाता है, कौन निर्धारित करता है। डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना। तो कार्बनिक यौगिक के जो रासायनिक गुण होते हैं कौन निर्धारित करता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप निर्धारित करता है। मैंने आपको बताइए हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको जो है हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ाए थे। उसके बाद जब IUPAC नेम मैंने आपको पढ़ाया, सब प्लेलिस्ट में ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। IUPAC नेम जब हमने पढ़ाया तो उसमें मैंने 10, 12, 15 फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाए होंगे, उसको पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। समझ गए ना। तो फंक्शनल ग्रुप जो साथियों होता है ये क्या करता है, गुण को चेंज कर देता है। फंक्शनल ग्रुप क्या साथियों करता है, यानी कह सकते हैं कि ये रासायनिक कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है कौन, फंक्शनल ग्रुप। समझ गए ना। आप एक चीज़ कमेंट में हमें बताइएगा कि जो है COOH ये जो आपका साथियों है, ये जो है ये किसका है, इस कार्बोक्सिलिक समूह का नाम क्या है। हम तो आपको आंसर ही बोल दिए, हटाइए इसको आंसर ही बोल दिया आपको ना, आंसर ही निकल गया मुँह से। छोड़िए इसको, दूसरा कोई देंगे आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, दूध किसका मिश्रण है, दूध जो है किसका मिश्रण है। देखिए साथियों, दूध अगर हम बात करें साथियों, कैसा कोलाइडी तंत्र है, तो बोलिएगा पायस है। दूध कैसा कोलाइडी तंत्र है, पायस है। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि दूध में जो है क्या क्या होता है, तो दूध में साथियों आपको पता है, दूध में फैट भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और आपका जल तो होता ही होता है। बोले सर जल कहाँ, अरे भाई पूरा तो जल ही है ना, उसमें पूरा क्या वो जल ही है, बाकी थोड़ा थोड़ा फैट है और उसमें प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम है आपका केसिन। बोलेगा दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े, आगे देख लीजिए आप, यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाए। हाँ यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य के गुणों का गुणधर्म नहीं है, मैंने साथियों आपको चिल्ला के बोला है, टेलीग्राम पर भी मैं आपको हर सारी बातें गाइडलाइंस करते रहता हूँ कि मैं कितना बार बोला हूँ कि जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है पदार्थ वाला, यानी कि चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, एक ही वीडियो में पूरा थ्योरी ख़त्म किए हैं
और एएलपी के हर शिफ्ट में उसको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए मैं आपको सारा चैप्टर रिवीजन करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जितना भी चैप्टर पढ़ाया है ना सारे वो अभी तक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसी से प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। ये मेरे को लगता है कि नहीं मुझे बोलना चाहिए, सुनने वाला सुनता है, नहीं सुनने वाला नहीं सुनता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन जो है लगनशील बच्चा है, लगनशील स्टूडेंट मेरे भाई लोग हैं, वो अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर देखिए, हमारे परिवेश पदार्थ देख सकते हैं, इसी से क्वेश्चन आया है। इसको देखने के बाद क्या मजाल कि आपसे क्वेश्चन छूट जाए। खैर चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। कह रहा गुणधर्म नहीं है। द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल सही बात है। ठोस हो गया, ठोस के बीच थोड़ा सा कम होता है, ये ठोस के कण है, तो ठोस के बीच थोड़ा सा कम रिक्त स्थान देखने को मिलता है। वही हम द्रव की बात करें, द्रव के बीच थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा गैप। और अगर हम गैस की बात करें, गैस के कणों के बीच और ज़्यादा मिलेगा। आवारा की तरह गैस का कण इधर उधर घूमते रहता है, यानी कि गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ऑप्शन 2 तो खैर सही है, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, समझ गए ना, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, कि जैसे कि ठोस का कण ले लेते हैं, ठोस का कण आपस में क्या होता है, काफ़ी नज़दीक होता है। तो साथियों ये जो कण है ना, ये जो कण है एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतरा आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अंतरा आणविक बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसको हम अंतरा आकर्षण बल भी कह सकते हैं, समझ गए ना। और जिसके बीच जितना कम गैप रहेगा, जिसके बीच जिस कणों के बीच जितना कम गैप रहेगा वो ज़्यादा मजबूती से जुड़े होंगे। तो कौन ज़्यादा मजबूती से जुड़े होंगे, तो बोलेगा ठोस ही तो रहता है ना, ठोस के कणों के बीच गैप कम है, तो गैप कम है, इसका दोनों को दोस्ती क्या होगा, दोस्ती ज़्यादा गहरा होगा, तो मजबूती होगा इन दोनों में ज़्यादा। इसके दोस्ती को अगर कोई तोड़ना चाहे तो जल्दी नहीं तोड़ सकता है, समझ गए ना बात को। चलिए तो दूसरा ये पॉइंट नंबर जो हमारा ऑप्शन 3 है वो भी सही है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसके पास गति ऊर्जा होती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, कि द्रव्य के कण गतिशील भी होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान भी होता है, वे एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। अस्थायी द्रव का कण नहीं होता है, अस्थायी द्रव का कण नहीं होता है, समझ के बात को ना। चलिए तो ऑप्शन 1 नंबर हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि गुणधर्म ये द्रव का नहीं है, बाकी ये तीनों द्रव का गुणधर्म है। आगे देखें, ये क्वेश्चन देखिए मैग्नेटिज्म से संबंधित है, जो कि हमने आपको एक ही वीडियो में क्या किया है, मैग्नेटिज्म पूरा मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर दिया है, और उसका मैंने प्रीवियस ईयर भी कराया था। तो क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लुक लाइक। स्ट्रेट करंट का मतलब क्या हुआ, सीधा चालक। कैसा चालक का बात कर रहा है, सीधा चालक। मैंने आपको 2 तरह के चालक लेके उससे चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया था, एक सीधा चालक और एक मैंने आपको साथियों वृत्ताकार चालक, और ये दोनों मैंने साथियों आपको प्रैक्टिकल करके बताया था। कैसे बताया था, प्रैक्टिकल करके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ गए ना। तो मैग्नेटिज्म में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो जाके देखिए, सारा समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए देखने के बाद आपको पता चल जाएगा नहीं अब हमें मैग्नेटिज्म चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सीधा लाइन का रहा है तो सीधा लाइन मैग्नेटिज्म बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, कोई सीधा चालक है, सीधा चालक का बात करा, सीधा चालक ले लिए। इसको क्या करते हैं, बैटरी से हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा इसको इधर मिटा देते हैं हल्का से, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। बैटरी से एक सिरा को इधर से बैटरी से जोड़ देते हैं, ये धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा, बैटरी से हम जोड़ दिए। तो बैटरी से जोड़ दिए, करंट देने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा। क्या होगा साथियों, इसमें धारा प्रवाहित होगा। ये धनात्मक टर्मिनल है, बराबर को धनात्मक टर्मिनल बोलते हैं। इसी से करंट की डायरेक्शन होती है, तो इधर से करंट जा रहा है हमारा। तो जैसे इस चालक में साथियों करंट जाएगा तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो कह रहा है कि जो कैसा दिखेगा, तो साथियों क्या होता है, इसके गोल दिखता है, यानी कि संकेंद्रित वृत्त के जैसा। संकेंद्रित वृत्त का मतलब क्या है, एक ही सेंटर रहेगा, बाकी सब वृत्त का एक ही सेंटर रहेगा सभी वृत्तों का, उसे संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी दिखती है, तो संकेंद्रित वृत्त, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ गए ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये देखिए कह रहा है कि 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या क्या। इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है,
ये भी इलेक्ट्रिसिटी भी हमने आपको एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर दिया। समझ गए ना? तो चलिए देखते हैं समांतर क्रम, यानी कि समांतर क्रम का ही दूसरा नाम होता है पार्श्व संयोजन। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है पार्श्व संयोजन में? 1/r तुल्य बराबर जितने भी प्रतिरोध है उतना बार लिखो। दो को प्रतिरोध है ना, तो 1/r1 + 1/r2। सिंपल है, ये फॉर्मूला होता है। मान बिठा दीजिए। r1 का वैल्यू 4, r2 का वैल्यू 6, 4 6 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा? तो बोलिएगा कि आएगा 12। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 2 5/12 आया। कितना आया? 3 2 5/12। और इधर क्या है? 1/r तुल्य। तो हम लिख देते हैं 1/r तुल्य बराबर क्या लिख देते हैं? 1/r तुल्य बराबर कितना आया था? 5/12। ये तो 1/r तुल्य का मान आया। हमें क्या चाहिए? तुल्य प्रतिरोध। हमें तो r तुल्य का चाहिए। तो दोनों को पलटा दीजिए, इधरों पलटा दीजिए, इधरों पलटा दीजिए। तो इधर इधर पलटाइएगा तो क्या नीचे 1 आएगा, तो वही सिंपल हो जाएगा हमारा r तुल्य। लेकिन जब इधर पलटाइएगा तो क्या 12 ऊपर जाएगा 5 नीचे, तो 12/5। तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? ये क्या आपका भाग जब दीजिएगा तो 2.4 ओम आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए साथियों कि हमारा एक ये प्रिज्म, ये हमारा साथियों क्या एक प्रिज्म है। प्रिज्म समझते हैं ना, कांच का बना होता है। टोटल 5 सतह होता है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रिज्म में टोटल कितना सतह होता है? 5 सतह होता है। तो जब प्रिज्म को साथियों, प्रिज्म से हम क्या करते हैं, एक सूर्य का किरण, ये सूर्य का किरण आया गया, तो जैसे साथियों ये इस प्रिज्म से टकराता है ना, और जब ये बाहर निकलता है प्रिज्म से अपवर्तन हो गया, तो इधर ये साथियों 7 रंग में, कितना रंग में? 7 है। 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग, 6 रंग और ये आपका 7 रंग, ये 7 रंग में विभाजित हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं 7 रंग में बिखर जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वही साथियों पूछ रहे हैं, विक्षेपण पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ये 7 रंग जो है इनको एक पर्दे पर उतारा जाता है, और इस पर्दे को कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, हिंदी में वर्णपट कहते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है ये वाला देख रहे हैं, ये वाला सबसे ऊपर है, ये लाल कलर होता है, और सबसे नीचे आपका क्या होता है? बैगनी होता है। इसको कैसे याद रखेंगे कौन कलर कहाँ रहता है? तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, नीचे से VIBGYOR। तो ऊपर क्या रेड है, नीचे वॉयलेट बैगनी है। बैगनी का साथियों ये क्या होता है? विचलन सबसे ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखिए। विचलन कहने का मतलब क्या? भटकना। तो देखिए किरण यहाँ से गुजरा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ से देखिए यहाँ पर ये जो एंड पॉइंट है, यहाँ से बाहर निकलने वाला है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कौन भटक गया? सबसे ज़्यादा नीचे वाला आया, वो भटक गया। लेकिन ये लाल वाला उतना नहीं भटका, जो ऊपर वाला होता है ना लाल वाला, ये उतना नहीं भटका है। तो जो कम भटका है उसका विचलन कम है, क्योंकि विचलन का मतलब ही होता है भटकना। और सबसे नीचे कौन है? बैगनी। बैगनी का विचलन ज़्यादा हो गया। और ध्यान रखिएगा विचलन और तरंग दैर्घ्य, विचलन और तरंग दैर्घ्य आपस में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिसका विचलन ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। समझ के बात को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए साइंस का, किधर है? हाँ यहाँ देखिए, ये भी इंग्लिश में, ये कोई दिक्कत नहीं। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? कौन सा ऊतक जो है हमारे बॉडी में मूवमेंट यानी गति के लिए उत्तरदायी है? तो भाई टिश्यू तो 2 प्रकार, टिश्यू तो आपका मैंने आपको कितना बार एनालिसिस में बोला है, हालांकि मैंने आपको प्लांट टिश्यू एक ही वीडियो में ख़त्म किया है, आपको पता होगा। लेकिन ये एनिमल टिश्यू से प्रश्न है, तो उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो साथियों जो मस्कुलर टिश्यू होता है, जिसको मांसपेशी ऊतक कहते हैं या पेशी ऊतक कहते हैं, साथियों सबसे पहले तो आप ये 4 ऑप्शन याद रख लीजिए। ये 4 ऑप्शन किसका है? ये साथियों आपका एनिमल टिश्यू के टाइप है। एनिमल यानी कि जंतु ऊतक के प्रकार है, ये 4 ऊतक है। पहला क्या? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। दूसरा नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तीसरा एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक। चौथा मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। तो मूवमेंट के लिए साथियों क्या है? मस्कुलर पेशी यानी कि पेशी ऊतक जो है वो क्या है? मूवमेंट के लिए आपके लिए उत्तरदायी है। समझ गए ना बात को? चलिए, सभी द्रव और गैसें डैश हैं। तो ध्यान रखिएगा, द्रव
और गैस को, इन दोनों को हम मिलाकर तरल बोलते हैं। द्रव और गैस को हम क्या बोलते हैं? सामान्यतः तरल भी बोलते हैं, ठोस को नहीं, सिर्फ द्रव और गैस को, ठीक है ना। बाकी हमारे परिवेश के पदार्थ में ये तीनों हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है what type of reaction takes place when a single reactant breaks down into simpler product। कहने का मतलब साथियों इसका ये है, किस प्रकार के रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, यानी कि तीर के, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना, उसी से ये प्रश्न आया हुआ है। तीर के बाएं तरफ जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। हिंदी में इसको अभिकारक बोलते हैं। और तीर के दाएं साइड जो होता है उससे प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसको हिंदी में उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो क्या करें, सिंगल रिएक्टेंट, और सिंगल का मतलब एक, तो साथियों तीर के बाएं तरफ सिंगल रहता है तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में? कौन सी अभिक्रिया? उसको कहा साथियों अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, बाकी कितना ये सब बार बता दिए हैं तो क्या बार बार बताएं एक ही चीज़ों को। यहाँ देखिए क्या पूछा है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका को खोजा। रॉबर्ट हुक। क्या है इसके बारे में बताऊँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। रॉबर्ट हुक ने साथ यहाँ पर मृत कोशिका खोजा था। कौन सा कोशिका? मृत कोशिका। जीवित कोशिका किसने खोजा था? इसको कमेंट में बताना है। जीवित कोशिका किसने खोजा था? इसको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है Which of the following action is responsible for the survival of species over time। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है ये? डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे लगता है 28 का जो सेकंड शिफ्ट कराए थे उसमें ये हम आपको कराए थे। कहने का मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसी कौन सी क्रिया है जो कि सर्वाइवल का मतलब क्या है? जीवन को पर्याप्त बनाने के लिए, यानी कि सर्वाइवल का मतलब क्या है? जीवन की उत्पत्ति, यानी कि जीवित रहना, यानी कि जीना। तो जीने के लिए जो है अपने स्पीसीज को पूरा वंश जो हमारा जाति है उसको ज़िंदगी भर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें हमारा क्या रहना चाहिए? विभिन्नता रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? विभिन्नता रहना चाहिए। तो विभिन्नता को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ मुड़ती है। देखिए जब कोई मोटर कार है तेज चाल से, मतलब कोई तेज चाल से चल रही है मोटर कार, तीक्ष्ण मोड़ मतलब कर्व रहता है ना, तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? गति का पहला नियम। साथियों बेसिकली यहाँ पर जो है दिशा का जड़त्व लगता है, दिशा का जड़त्व। बाकी जड़त्व क्या होता है आप खुद जानते हैं, कितना बार हम आपको बता चुके हैं। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी भी पदार्थ का वह प्राकृतिक गुण है जिससे वह अपने स्थिति में परिवर्तन होने से विरोध करता हो, और इस बात को गैलीलियो ने बताया था सबसे पहले। समझ गए ना बात को? तो वो आपका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का माप क्या साथियों? वो द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो गति का पहला नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, बाकी जो इसे क्वेश्चन भगा रहे आप इसको काट लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर काट सकते हैं आप। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है सीट में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है जल में, बताइए कितना लड्डू पूछ लेता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन साथियों कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब 2 को हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। जब इसको कटाएंगे 2 एकम 2 8 है 8, तो 1 8 हो गया, है ना। बताइए कितना ये पूछता है जी क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने, जो कि है जेनेटिक्स से क्वेश्चन दिया है। किससे दिया है? जेनेटिक्स। थोड़ा सा ये दमदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। पढ़ते हैं इसको, क्या है। दमदार को भी हलवा बनाते हैं। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़े, एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़े लंबे या बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कहने का मतलब इसका ये है कि जो है 2 जोड़ी विकल्प, यानी 2 विकल्पी जोड़ों का हम क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो है प्रभाविता, यानी कि
प्रभाव कौन दिखाएगा, कौन प्रभावी होगा? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि लंबे या बौने लक्षण तथा गोल या झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है साथियों, यहाँ मैं बताऊंगा, इसमें अटेगा भी नहीं, इतना स्क्रीन में अटेगा भी नहीं, है ना। ये जो संबंधित है आपका साथियों, ये जो संबंधित है, ये संबंधित है आपका साथियों द्विसंकर क्रॉस से। किससे संबंधित है? द्विसंकर क्रॉस से। एक होता है द्विसंकर क्रॉस, एक होता है एक संकर क्रॉस। और मेंडल ने जो है 3 नियम दिया था वंशागत के नियम के। पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम दिया था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से साथ में ये प्रश्न पूछा गया। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब 2 विकल्पी जोड़े को आपस में संकरण कराया जाता है तो उनके जो लक्षण होते हैं वंशागत रूप से स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं। वही बात तो ये कह रहे हैं कि लंबे या बौने का गोल या झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है। 3 जो बात मैंने बोला कि मेंडल ने 3 नियम दिया था वंशानुगत का। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हिंदी में प्रभाविता का नियम कहते हैं, और दूसरा क्या गया? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम को एक और नाम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। सब पॉइंट लिखिए, युग्मकों की शुद्धता का नियम लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। और तीसरा आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? अब नहीं है क्वेश्चन आपका, अब नहीं है। तो आपका जो है ये 28 का पूरा खत्म हो चुका है, समझ गए ना।